आज हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। ये चला था 1290 से लेके 1320 तक। ये टॉपिक था आपका 1200, यानी कि एक छोटी डायनेस्टी। और छोटी डायनेस्टी में भी अगर आप एक चीज देखोगे तो इसमें एक ही रूलर है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला रूलर था इसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी, और दूसरा है इसमें अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। जलालुद्दीन का जो कार्यकाल था वो 1290 से लेके 96 का था, और अलाउद्दीन का जो एरा था वो 1296 से लेके 1316 तक था। कुल मिला के 1290 से 1320 तक की डायनेस्टी है, और 1316 तक से वही लोग रूल करते रहे। इवन इसके अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी का ही सबसे बड़ा रूल रहा, तकरीबन 20 साल का, है ना। तो ये 20 साल का जो भी काम हुए वो सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के लिए ही इंपोर्टेंट थे। तो इसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी को हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का हमारा फोकस जो रहेगा वो किस पर रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी पे। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो वंश चला 1316 से लेके 1320, इस 4 साल के अंदर तकरीबन 3 से 4 सुल्तान बन गए थे, और कोई भी इफेक्टिवली कोई इतना स्ट्रॉन्ग सुल्तान नहीं था जो कुछ अल्टीमेट डिसीजन ले पाया हो अपने एरा के अंदर, है ना। तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। पूरे टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी के सुल्तानों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। तो अब आप मेरे को इस बार जवाब देंगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की थी? ही किल्ड हुम टू स्टैब्लिश खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश की स्थापना करने के लिए जलालुद्दीन ने किसकी हत्या की थी? ठीक है ना। तो बात करेंगे आज हम लोग जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने शमशुद्दीन की उमर की हत्या करने के बाद दास वंश, गुलाम वंश या मामलुक डायनेस्टी को खत्म किया और खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग कर देता है, ठीक है ना। इससे पहले जितने भी ये खिलजी थे अभी तक वो हमारे हिस्ट्री में आए हैं तो सिर्फ बख्तियार खिलजी के नाम से आए हैं, है ना। और बख्तियार खिलजी बाद जो उसकी जनरेशन चलती आ रही थी वही जनरेशन है ये जो यहाँ पे अब अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट कर रहे हैं। अकेला वो बख्तियार खिलजी तो था नहीं, है ना। उसके बाद जो जनरेशन चलती रही हैं वो सारी की सारी जनरेशन लेके अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी कार्यकाल था वो 1290 से लेके 1296 तक का था, ठीक है। 6 साल का इसका जो टेन ओवर था वो रहा, ठीक है ना। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारे सुल्तान आएंगे और जाएंगे, ना। हर सुल्तान का धर्म को लेके अपना अलग ही विचार होगा। हर सुल्तान धर्म को लेके अपनी पॉलिसीज को कहीं ना कहीं इंडियंस के ऊपर थोपने की कोशिश करेगा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी वाज द वन एंड ओनली सुल्तान इन द दिल्ली सल्तनत जिसने ये बात बड़ी ऑथराइज और बड़े अच्छे तरीके से बोली थी कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ हिंदू। भारत जो है वो हिंदुओं का देश है, राइट। इफ वी वांट टू रूल हेयर, यदि हमें यहाँ पे शासन करना है, देन वी शुड स्टार्टेड देयर रेस्पेक्ट, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे शासन करना है तो हमें उनके धर्म की इज्जत करनी चाहिए, बजाय कि हम लोग अपने धर्म उनके ऊपर थोपें। बेहतर रहेगा कि हम लोग उनके धर्म की इज्जत करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर दो सुल्तान थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं अपने को। एक तो जलालुद्दीन खिलजी जो ये बात बोलता है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है तो इनके धर्म की इज्जत करो। दूसरा मिलेगा हमें मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक इंडियंस के साथ हमारे जो फेस्टिवल्स वगैरह चला करेंगे, होली, दिवाली, दशहरा, इन समय शामिल हुआ करेगा, किसी भी फेस्टिवल पर रोक नहीं लगाएगा, और कंटिन्यूसली इन चीजों के अंदर इनको प्रमोट भी करता रहेगा और इनके अंदर पार्टिसिपेट भी करेगा, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वो वाली बात बताऊंगा। अभी जलालुद्दीन खिलजी की ये वाली बात आपके लिए जरूरी है कि जलालुद्दीन खिलजी वॉज द ओनली रूलर हु सेड दैट कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ हिंदू, वी शुड रेस्पेक्ट देयर रिलीजन इफ वी वांट टू रूल हेयर। भारत हिंदू का एक देश है, यदि हमें यहाँ पे शासन करना है तो हमें इनकी इज्जत, इनके धर्म की इज्जत बेसिकली हम लोगों को करनी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट इस बार में ये हो गया, ही रेस्पेक्ट द रिलीजन। ठीक है ना, यानी कि धर्म की इज्जत करी है इसने। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये है कि ही एंडेड द रिजिड पॉलिसी ऑफ बलवन।
इसने बलबन की सभी कठोर नीतियों को समाप्त किया था। क्लियर है? ये दो चीजें अपने को जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इंपोर्टेंटली समझ पड़ेगी, उसके बाद हम लोग जलालुद्दीन खिलजी को आगे समझने की पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बस दो ही पेज हुए हैं। पहले पेज के अंदर हमने खिलजी डायनेस्टी के अंदर दो जो रूलर पड़े उनकी बात करी है, जलालुद्दीन खिलजी की बात करी है और अलाउद्दीन खिलजी, इनके दोनों का कार्यकाल लिख दिया है। और दूसरे पेज के अंदर हमने जलालुद्दीन खिलजी के सिर्फ दो पॉइंट लिखे हैं। पहला कि उसने सभी धर्मों की इज्जत करने की बात करी थी, यानी कि उसने भारत के अंदर जो इस्लामीकरण हो रहा था उसको रोकने की बात की थी। और दूसरा, बलबन की जितनी भी कठोर नीतियां थी, जो भी उसकी रिजिड पॉलिसी थी, ठीक है, उनको खत्म कर दिया था इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कर दिया रिपीट बेटा, कर दिया रिपीट। रिपीट किया है दो ही, अभी बस यही बात पड़ी है कि जलालुद्दीन खिलजी के दो पॉइंट लिख लो। अब जलालुद्दीन खिलजी हम लोग स्टार्ट कर, यानी कि तार्किक क्षमता। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने एक बार पहले बताई थी कि ये तीन चीजें जो है वो रेनेसांस एरा में, पुनर्जागरण काल के अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, नो पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पुनर्जागरण काल या पुनर्जागरण का भी जो मोटा मोटी था, पुनर्जागरण काल या रेनेसांस एरा, ये हुआ भी किस क्षेत्र में था दुनिया के? यूरोप को इसका सेंटर माना जाता है कि यूरोप के अंदर पुनर्जागरण काल जो था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, कोई अगर यूरोप में भी पूछेगा यूरोप में कहा था, तब आप बोल देना इटली। जब वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ोगे आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पे हम लोग आएंगे, तब इन चीजों को मैं ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से आपको डीपली समझाऊंगा। बस मोटा मोटी खिलजियों समझाना, इसलिए मैंने इसका एक जिक्र किया है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना, क्या क्या माध्यम थे, क्या नहीं था, कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में तब जिक्र करेंगे। खैर, ये वाली बात आप समझो कि दुनिया के अंदर रेनेसांस एरा का आना और भारत के अंदर खिलजी वंश का आना ऑलमोस्ट साथ साथ हुआ। रेनेसांस एरा के अंदर ये चीजों का जो चेंज था वो दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। आप इसमें कुछ मत पकड़ो, बस एक चीज पकड़ लो जो फिलहाल आपके काम की है, दैट इज टेक्नोलॉजी। इज व्हाट? टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी आपके काम की वो है तकनीक। ठीक है, अब तकनीक हमारे काम कैसे आने वाली है, क्योंकि खिलजियों का चल रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे तकनीक के अंदर कौन सी तकनीक का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट था वो हुआ था, यहाँ पे कंपास बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और दूसरा कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाले, है ना, लंबी दूरी, लंबी दूरी वाले पानी के जहाज बन चुके थे। ये लंबी दूरी वाले पानी के जहाज बोले तो लॉन्ग डिस्टेंस तय करने के लिए जो शिप थे उनकी तैयार होने लगे थे, बड़े शिप बनने लगे थे, मौसम के अकॉर्डिंगली शिप बनने लगे थे। ये सारी सारी चीजें चल रही थी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ठीक है ना, अब ये जो सब चीजें चल रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, इसका मतलब ये था कि दुनिया के जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अभी दुनिया के बाकी देश को समुद्र के रास्ते से अप्रोच करना चाहते हैं। शायद या तो वो थक चुके हैं लैंड रूट के थ्रू जाते जाते, या वहां पे बहुत सारी समस्याएं होंगी लैंड रूट के थ्रू, जिसके चक्कर में उनको ये अगला अल्टरनेट जो है वो लेना पड़ रहा है ना। तो समस्याएं तो थी, इसमें कोई शक नहीं है ना। लैंड रूट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्री हैं, उतने सारे रूलर हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो उस टाइम पे देखने को मिलती हैं, है ना। तो इसी टाइम पे जो थे वो खिलजियों का इंडिया के अंदर एक शुरुआत हो जाती है ना। तो अब हो क्या रहा है यहाँ, अब चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। खिलजी दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली सल्तनत कौन संभाल रहा है? जो दिल्ली सल्तनत संभाल रहा है उसका मतलब क्या है कि ये जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया है वो उसका से, ये इनके पास है। ठीक है, और कहीं ना कहीं गजनी वाला एरिया है ये भी इनके पास है। ठीक है ना, तो गजनी से लेके आपका दिल्ली, फिर यहां से ये वाला जो यूपी वाला एरिया है वो भी इनके पास है, और यूपी के बाद बंगाल वाला एरिया है वो भी इनके पास है। ठीक है ना, मोटी यदि आप देखोगे तो ठीक, ये एरिया इनके पास है जिसके ऊपर ये लोग रूल कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
ये उस समय का एक सिनेरियो चल रहा था, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि क्योंकि रेनेसेंस era था, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो थी वो डेवलप हो रही थी, और क्योंकि जो बड़े शिप थे पानी के वो डेवलप हो रहे थे, उनका जो डिस्कवरी थी वो हो रही थी, इवन कंपास जैसी जो चीजें थी वो सामने देखने को मिल रही थी। तो दुनिया के बहुत सारे जो देश थे वो समुद्री रास्ते को प्रेफर करने लगे थे किसी भी देश में जाने के लिए। कोशिशें स्टार्ट हो जाती हैं ऐसे, भाई कोशिश तो करो कम से कम, है ना। उन्हीं कोशिशों के चक्कर में दिल्ली में बैठा हुआ सुल्तान एक बात समझ गया था कि यदि आपको दुनिया के साथ जुड़ के चलना है ना, यदि आपको ट्रेड के माध्यम से या सब चीजों से अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपके पास इस जमीनी क्षेत्र के अलावा एक और चीज है जो होनी चाहिए, वो है आपके पास ये कोस्टल लाइन। क्या होनी चाहिए आपके पास? ये कोस्टल लाइन। इसकी जरूरत भी आपको उतनी ही पड़ेगी जितनी आपने जमीनें कैप्चर कर रखी हैं। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये थी कि जो ट्रेड था इस टाइम पे वो यूरोपियन साइड से ज्यादा होता था। कब होता था? ठीक है ना। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर अगर ऐसा था तो बंगाल तो इनके पास है ही। अब बंगाल जो है वो कोस्टल लाइन पे लगता है, इवन कलकत्ता कोस्टल लाइन से लगता है ना। तो अगर ऐसा था तो बंगाल से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन बंगाल जो ट्रेड होता वो इंडिया का ईस्ट हिस्सा था, और इनको जो करना था वो यूरोप से करना था जो इंडिया के वेस्ट में आता। क्लियर है? इसलिए इनको चाहिए था कि इस एरिया में कुछ उनको मिल जाए जहां से वो ट्रेड कर सके। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे कुछ इंपोर्टेंट बातें और बताने वाला हूँ, और यहाँ से जो अब बातें बताऊंगा ये आगे तक यही कहानी चलती रहेगी। यहाँ तक क्लियर? तो एक बार ओके हो सारे? अब देखो, दिल्ली में बैठा है सुल्तान। कि हुआ क्या कि दिल्ली से गुजरात जाने के लिए आपको राजस्थान पार करना पड़ता है ना। आपका ये दिल्ली है, यहाँ गुजरात है, तो बीच में आपको क्या पार करना पड़ेगा? राजस्थान। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि राजस्थान पार करना पड़ेगा बीच में। क्लियर है? तो यहाँ पे खिलजियों के लिए 2-3 इश्यूज आने वाले हैं ना, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक को, जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी राजा या सल्तनत जब स्टार्ट हो रही है तो उसकी समस्याएं क्या थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है ना। तो अब इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मुझे आप लोग बताओ कि जलालुद्दीन खिलजी के समय पे सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं क्या थी। प्रॉब्लम नंबर 1, इंटरनल रिवोल्ट, आंतरिक कलह। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, मंगोल्स। प्रॉब्लम नंबर 3, कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन बोले तो तटवर्ती क्षेत्र। प्रॉब्लम नंबर 4, राजस्थान। ठीक है। मोटा मोटी ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी जलालुद्दीन खिलजी के लिए जब वो सुल्तान बन जाता है। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, अब आंतरिक कलह को शांत किया जा सकता था, उसके लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा, है ना। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, मनी है, तो आंतरिक कलह जो है उसको आप इजी तरीके से शांत कर सकते हो। पहला पॉइंट क्लियर है ना। यानी जो भी रिवोल्ट करे या तो उनको बड़े पद दे दो, या पैसा दे दो, या मान सम्मान दे दो, आप उनको शांत कर सकते थे। ठीक है ना। दूसरा क्या था? मंगोल। मंगोल की कलह शांत करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग कमांडर्स। कि आपके पास कमांडर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए जो मंगोलों से लड़ सकें, जो उनके साथ मुकाबला कर सकें। क्लियर है? ओके। तीसरा क्या है? कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन बोले तो तटवर्ती क्षेत्र। वो किस लिए चाहिए आपको? आपको व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए वो एरिया चाहिए। ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? और चौथा, राजस्थान के तटवर्ती क्षेत्र पहुंचने के लिए आपको राजस्थान पार करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जलालुद्दीन खिलजी की उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। राइट। तो अब सभी जो चीजें थी वो उसके लिए कहीं ना कहीं जो कोस्टल लाइन थी यहाँ पे आके चीजों जो थी वो रुक रही थी। तो यहाँ पे दिल्ली से जब राजस्थान आप गुजरात जाओगे तो आपको 4 किले पार करने हैं। किले तो मतलब एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन मोटा मोटी आपको 4 किले हैं जो आपको पार करने पड़ेंगे दिल्ली से गुजरात जाने के लिए। ठीक है। कौन से? ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। ठीक है ना। अब एक बात आपको समझनी है कि जब आप दिल्ली से आओगे, है ना, दिल्ली से आओगे तो पहला तो वो जो भी यहाँ पे किला होगा वो क्या माना जाएगा? बफर जोन, है ना। ओके। दूसरा, जब आप गुजरात से दिल्ली की तरफ चलोगे तो यहाँ पे ये जो 4 नंबर मैंने लिखा हुआ है इस साइड से, ये होगा आपका बफर जोन, है ना।
बफर जोन का मतलब क्या हुआ कि वो क्षेत्र जहां पे निरंतर आक्रमण होते रहे, ठीक है ना, उसको हम लोग बफर जोन के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये दो जो होंगे ना, चाहे वो उधर का नंबर 1 इधर का नंबर 4, ये दोनों ही क्योंकि बफर जोन है, बफर जोन होने की वजह से क्या होगा कि या तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे या ये बहुत ज्यादा वीक होंगे। वीक होने के चांस ज्यादा है, स्ट्रांग होने के चांसेस के कम रहेंगे। वीक के चांसेस के ज्यादा रहेंगे क्योंकि यहां से कोई अगर दिल्ली जाएगा तो वो इस पर अटैक करेगा, दिल्ली से कोई भी इधर आने की कोशिश करेगा तो वो इस पर अटैक करेगा। तो जब बैक टू बैक किसी क्षेत्र के ऊपर बार बार अटैक जब होते रहते हैं तो वो एरिया बेसिकली क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको आप बफर जोन के नाम से जानते हो। क्लियर है मेरी बात, है ना? अब बफर जोन किसके लिए था? नंबर 2 और नंबर 3 के लिए, कि देखो जब दिल्ली से कोई भी बंदा जाएगा, है ना, तो नंबर 2 पे अटैक करने से पहले उसको 1 जीतना पड़ेगा, और 1 जीतने में उसकी आधी पावर खत्म हो जाएगी। 2 तो फ्रेश तरीके से लड़ेगा, तो 2 जो है उसके पास जीतने के चांस ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू जो दिल्ली से आया है वो। ठीक है ना? सेम चीज यहाँ पे रिपीट होती है कि गुजरात से कोई भी मिस्टर ए इस पे अटैक करेगा तो उसको यहाँ पे पावर लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये युद्ध लड़ेगा, हारेगा जीतेगा तब आगे बढ़ेगा, इसमें इसका नुकसान हुआ होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन वो बंदा जो 3 पे बैठा हुआ वो फ्रेश बैठा होगा, इसका वेट कर रहा होगा और वो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से इस बैटल को लड़ सकता है दोनों के मुकाबले में। क्लियर है ना? तो बफर जोन की अपनी एक अलग ही वैल्यू है। ठीक है ना? तो ये जो नंबर 1 मैंने लिखा है, इधर से आप देखना दिल्ली से गुजरात की तरफ, ये है झाइन का किला, झाइन। ठीक है। नंबर 2 रणथंभौर, रणथंभौर। ठीक है। नंबर 3 चित्तौड़, और नंबर 4 जालौर। ठीक है ना? ये 4 किले हैं। ये 4 किले पार करने के बाद कोई भी व्यक्ति गुजरात में इजिली पहुंच सकता है या वहां पे वो अपना काम कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? और जब कोई गुजरात से आएगा तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, पहले हो जाएगा जालौर, फिर हो जाएगा चित्तौड़, फिर हो जाएगा रणथंभौर, फिर हो जाएगा झाइन, उसके बाद आएगा आपका दिल्ली। तो दोनों की तरफ से पॉइंट समझ गए, गुजरात की तरफ से भी और दिल्ली की तरफ से भी। ठीक है ना? अब हुआ क्या कि जब जलालुद्दीन खिलजी को जब भी जाना होगा गुजरात तो उसको सबसे पहले क्या क्रॉस करना पड़ेगा, झाइन। ठीक है। झाइन का जो किला है, झाइन का जो फोर्ट है, इसको बोला जाता है कि इफ रणथंभौर इज अ लॉक देन झाइन इज इट्स की, कि यदि रणथंभौर कोई ताला है तो झाइन का किला उस ताले की चाबी है। यदि आपको रणथंभौर जाना है तो रणथंभौर को जीतने से पहले आपको झाइन जीतना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने झाइन जीत लिया तो आप एक बहुत बड़े हद तक रणथंभौर के जो कनेक्शन है बाकी रजवाड़ों के साथ या उनके जो खाने पीने की जो पूर्ति जो होती है उस लाइन को आप तोड़ सकते हो, काट सकते हो, जिसके चक्कर में रणथंभौर आधा सरेंडर माना जाएगा। ठीक है ना? तो जो टारगेट रहेगा वो किस पर रहेगा, दिल्ली सल्तनत वालों का, कि झाइन को जीतो फिर उसके बाद रणथंभौर पे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? ऑलराइट। तो हुआ क्या कि 1291 में खिलजी साहब ने झाइन को जीत लिया। ऑब्वियस है कि वो बफर जोन है, बफर है तो मतलब कमजोर है ना? तो उसने क्या किया, झाइन को जीत लिया। अब झाइन को जीतने के बाद उसके दिमाग में क्या गलत फहमी आ जाती है कि झाइन मैंने जीत लिया, अब रणथंभौर चित्तौड़ और ये सब इजी है, इनको किसी को भी जीत के मैं आगे आराम से बढ़ सकता हूं और गुजरात तक मैं पहुंच सकता हूं। ठीक है ना? इसके दिमाग में ये आ रहा था। अब इसने क्या किया कि जब ये झाइन जीत गया तो झाइन जीतने के बाद इसने अपनी आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसने अपने भतीजे, इसके भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया सिंध। कहां भेज दिया? सिंध। सिंध भेजने का मतलब क्या है कि सिंध में किसका अटैक बैक टू बैक हो रहा होगा, मंगोलों का।
ठीक है ना। तो इसने अलाउद्दीन के साथ एक बहुत बड़ी आर्मी भेज दी कि सिंध भैया तुम लोग जाओ और सिंध में जो मंगोलों के अटैक हो रहे हैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अभी तक मंगोल जो भी अटैक इंडिया के ऊपर कर रहे थे कहीं ना कहीं उनके सारे के सारे अटैक जो थे वो कामयाब हो रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से जो मंगोल थे वो चीजों को लीड कर रहे थे। यानी कि मंगोलों के अटैक का मतलब ये था कि मंगोल जब अटैक करेंगे तब आप हारोगे, ये आपकी हार तय थी, ठीक है ना। पता तो इसको भी था जलालुद्दीन खिलजी को, लेकिन अभी झाइन जीत लिया, आगे बढ़ना है और अगर पता चले कि गुजरात पहुंच गए और पीछे से मंगोल आ जाए इनको मारने के लिए तो इनके लिए और बड़ी आफत हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात। तो इसने क्या किया, झाइन जीतने के बाद अपनी आर्मी के अंदर से अपने भतीजे को कमांडर बना के कहां भेज दिया इसने, सिंध भेज दिया, भैया मंगोलों के साथ आप लोग इस चीज को देखो और मंगोल को वहां पे रोकने की कोशिश करो। उम्मीद तो इसको भी नहीं थी रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, उसके बाद 1292 में दो बैटल होते हैं, एक तरफ दिल्ली का रणथंभौर से, ठीक है, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन का मंगोलों से, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पे जब ये दो बैटल स्टार्ट होते हैं रणथंभौर के और मंगोलों के साथ, ठीक है ना, तो जलालुद्दीन खिलजी लीड करता है रणथंभौर वाले बैटल को और अलाउद्दीन लीड करता है मंगोलों के खिलाफ वाले बैटल को, ठीक है ना। रणथंभौर वाले बैटल के अंदर जलालुद्दीन खिलजी बुरी तरीके से हार जाता है ना। तो रणथंभौर में क्या हो रहा है, हार रहा है और रणथंभौर में जो उस समय पर राजा है उनका नाम है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, ठीक है ना। तो कौन हरा रहा है जलालुद्दीन खिलजी को, हमीर देव चौहान उसको बैटल के अंदर हरा रहा है और जलालुद्दीन खिलजी वहां से वापस पहुंच जाता है कहां पे, दिल्ली। अभी जलालुद्दीन खिलजी के पास दो एरिया हैं, कौन सा, दिल्ली एंड झाइन। झाइन उसके पास आ गया, यानी कि चाबी उसके पास है, लॉक अभी नहीं खुला है, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के पास दिल्ली है, झाइन जीत चुका है, रणथंभौर में उसने अटेम्प्ट लिया था और रणथंभौर में जो अटेम्प्ट लिया था उसमें वो बुरी तरीके से हार गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहां पे एक जो बैटल चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का मंगोलों के साथ, जो सिंध में बैटल चल रहा था, इस बैटल में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का मतलब ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक भारी भरकम बहुत बड़ी एक मंगोलों की जो सेना थी उसको हराया तो हराया, उसने बहुत बड़ी संख्या में मंगोलों के जो सिपाही थे उनको अपने यहाँ पे बहुत भारी से भारी संख्या में मंगोलों के जो सिपाही थे उसको कैद कर लिया, उनको अपने इसमें अरेस्ट करके उसने रख लिया, ठीक है ना, यानी कि उसको गुलाम बना लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए या किसी भी दिल्ली या किसी भी दिल्ली सल्तनत में किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा एक सपने जैसा कुछ था जो सच हो रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद मंगोलों को रोकता भी है, हराता भी है, मारता भी है और मंगोलों को बहुत बड़े लेवल पे अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। क्लियर है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाना कि उसने जो मंगोलों के जो सिपाही जो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अरेस्ट किए थे उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो क्या करवाया कि सबसे इस्लाम कबूल करवाया कि भाई तुम सबको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तो हाँ या तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा, ठीक है, और अगर आप नहीं कबूल करोगे तो मारे जाओगे, कबूल करोगे तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा। बहुत बड़े लेवल पे मंगोलों के जो सिपाही थे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया ऑलमोस्ट 95% जो भी थे उनके 95-96 उन लोगों ने कबूल कर लिया था, ठीक है ना। तो जब इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके लिए दिल्ली में एक एरिया बनवाया, इन लोगों के रहने के लिए दिल्ली में एक क्षेत्र बनवाया, एक कॉलोनी बनवाई जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो आज भी, मंगोलपुरी। क्या बोलते हो आप उसको, मंगोलपुरी। क्लियर है। तो दिल्ली के अंदर जो मंगोलपुरी है, नाम सुना है आप लोगों ने, दिल्ली में एक जगह है मंगोलपुरी नाम की, क्लियर, ये सुना है नाम पहले भी। दिल्ली में जो मंगोलपुरी है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, किस लिए बनवाई थी कि वो जो उसने मंगोलों को हराया था, मंगोलों को जो उसने अरेस्ट किया था उनके रहने के लिए, जिन मंगोलों ने अपना इस्लाम कबूल कर लिया था उन मंगोलों को रखने के लिए उसने एक कॉलोनी बनाई थी जिसका नाम है मंगोलपुरी। आज भी है, फेमस है, न्यूज में आती रहती है, कुछ ना कुछ वहां होता ही रहता है। क्लियर है। मंगोलपुरी का नाम सुना है पहले। तो ये थी मंगोलपुरी की एक सच्चाई। खैर यहाँ पे अलाउद्दीन जीत के आ जाता है, ठीक है ना, और दिल्ली सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन का डंका बज रहा है एज कंपेयर टू बजना किसका चाहिए था, जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन का चाचा, लेकिन नाम किसका लिया जा रहा है वहां पे, हर एक व्यक्ति किसका नाम को गुणगान कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के। तो ऑब्वियसली सुल्तान इस बात को पसंद नहीं करेगा कि यार सुल्तान मैं हूं लेकिन नाम ज्यादा किसका लिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम ज्यादा लिया जाता है। खैर
कोई ऑप्शन नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी इतना स्ट्रांग था, ठीक है ना। खिलजी दिल्ली वापस आया था, खिलजी इसको बोलता है चलो एक बार रणथंभौर पे वापस से ट्राई करते हैं, अटैक करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो वो रणथंभौर पे अटैक करने के लिए खिलजी को नहीं ले गया, अलाउद्दीन को नहीं ले गया था, कहता मैं अपने आप कर लूंगा, तो चिंता मत कर, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड फेज में क्या करता है ये कि जलालुद्दीन खिलजी की बेटी का नाम था मेहरुनिशा, जलालुद्दीन खिलजी अपनी बेटी मेहरुनिशा की शादी अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है, अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देता है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक की बात। और अलाउद्दीन खिलजी से करने के बाद वो अलाउद्दीन खिलजी को ट्रांसफर कर देता है, कहां पे भेज देता है उसको, अवध में भेज देता है, ठीक है। अवध की स्पेलिंग आप सन 1799, ये भी 99 भी नहीं, अवध की स्पेलिंग आप 1801 से पहले जब भी आप अवध लिखोगे तो उसकी स्पेलिंग होगी OUDH, और 1801 के बाद जब भी अवध लिखोगे तो वो जो आप लिखते हो वो अवध की स्पेलिंग आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अवध की स्पेलिंग 1801 से पहले जब लिखोगे तो क्या लिखोगे OUDH, और 1801 के बाद अगर कोई कहानी में लिख रहे होगे तो क्या लिखोगे AWADH, जो आप लोग हमेशा लिखते आए हो, ठीक है ना। स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग, ठीक है ना। अवध और अवध दोनों में फर्क है, जब अवध कराऊंगा कभी टॉपिक आपको तब समझ में आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में समझाऊंगा, ठीक है ना। खैर, तो यहां से क्या करता है जलालुद्दीन खिलजी कि इससे खुश होकर अपनी बेटी की शादी कर देता है मेहरुनिशा की, और मेहरुनिशा की शादी करने के बाद उसको अलाउद्दीन खिलजी को वो अवध का गवर्नर बना देता है, ठीक है ना। क्या करता है, अवध का गवर्नर बना देता है, उसको अवध भेज देता है, ठीक है, अवध का गवर्नर, ओके। और गवर्नर को दिल्ली सल्तनत में खिलजी टाइम पे बोला जाता था बाली, तो अवध का बाली कौन बना, अवध का बाली कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी। कब बना, ऑब्वियस सी बात है 1292, ठीक है ना। पिक्चर यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो उसने हुआ क्या, बेसिक बात मैंने अभी क्या स्टार्ट किया था कि जलालुद्दीन खिलजी की हम लोग बात कर रहे थे कि जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, ठीक है। पहला इवेंट इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, एक तो वो जो धर्म वर्म की बात की थी वो अलग थी, पर्सनल लाइफ की बातें थी, ठीक है ना। ओके, इवेंट क्या किया इसने कि इसने 1291 में झाइन जीता, ठीक है। 1292 में रणथंभौर हारा, ठीक है। फिर 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल हराए, ठीक है। फिर 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी, ठीक है। उसके बाद 1292 में अलाउद्दीन खिलजी अवध का बाली अपॉइंट हुआ, यानी कि गवर्नर, बाली बोले तो गवर्नर। उसके बाद 1292 जलालुद्दीन खिलजी वापस से अटैक करेगा रणथंभौर के ऊपर, क्लियर है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं, बातों को वापस से समझने की कोशिश करना कि जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं 1290 से 96 का इसका एरा था, इसकी लाइफ में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए प्लीज। अब फोकस अलाउद्दीन की तरफ हो जाएगा हम लोगों का, जलालुद्दीन के ऊपर इसके बाहर कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं।